वो क्वेश्चन है आपका, आपको डोमेन बताना है y इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स c 2x माइनस 1 प्लस 20 माइनस 3x c 4x माइनस 5। तो इसका आपको डोमेन बताना है। रूल फॉलो करिए और जल्दी से इस क्वेश्चन को करिए, देखिए क्या आ रहा है। X belongs to 1 2 3 4। 1 2 3 4। चलिए देखते हैं। अच्छा इधर देखिए, यहाँ पे क्या कर दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं। दो फंक्शन ऐड होने में आपको बताया है कि आपको क्या करना है, दोनों का अलग अलग डोमेन निकालना है और लास्ट में दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो ये आप याद करिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था रिस्ट्रिक्शन नंबर कौन सा था, ये 4 रिस्ट्रिक्शन था। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें सीधे हम लोग लिखते हैं, देखिए 16 माइनस एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 2x माइनस 1 और ये ग्रेटर आर इक्वल टू 0। इसको करते हैं, ये टू साइडेड इनइक्वालिटी है, तो टू साइडेड इनइक्वालिटी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। ठीक है, तो पहले चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो ये 1 इधर जाएगा तो 16 प्लस 1 हो जाएगा 17 और ये x इधर जाएगा तो ग्रेटर आर इक्वल टू हो जाएगा 3x, या 3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा x लेस आर इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाई 3। अच्छा इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा x ग्रेटर आर इक्वल टू 1/2। तो यहां से जब हम लोग करते हैं तो हमारे पास आता है x बिलोंग्स टू 1/2 से 17/3 ये आए। अच्छा अब इसके बाद अगली कंडीशन है कि ये और ये दोनों इंटीजर होने चाहिए। ये दोनों इंटीजर होंगे अगर x आपका इंटीजर हो, तो जब x इंटीजर होगा तभी ये 16 माइनस एक्स इंटीजर होगा। तो इसमें से इंटीजर्स आप उठा लीजिए। तो जब इसमें से इंटीजर्स आप उठाओगे तो आपके पास देखिए क्या आएगा, हाफ से बड़ा इंटीजर 1 2 3 4 5, क्योंकि ये 17/3 जो है ये 6 से छोटा है। तो ये फर्स्ट वाले को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। इसी तरीके से आपको सेकंड वाला करना है, 20 माइनस 3x ग्रेटर आर इक्वल टू 4x माइनस 5 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब इस पोर्शन को सॉल्व करिए पहले, 3x उधर 5 इधर, तो 25 ग्रेटर आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 7x, या x लेस आर इक्वल टू हो जाएगा 25/7। और इसी तरीके से इधर वाले को अगर आप सॉल्व करोगे तो आएगा x ग्रेटर आर इक्वल टू 5/4 और दोनों को कंबाइन करिए। ठीक है, दोनों को कंबाइन करिए तो आपके पास आएगा x बिलोंग्स टू 5/4 टू 25/7 एंड क्लोज्ड ऑन बोथ साइड्स। ये ठीक। इसके बाद देखिए क्या करना है, अब फिर से इसमें से इंटीजर्स चूज करने हैं। तो अब इसमें से इस इंटरवल में आप देखिए क्या कौन कौन से इंटीजर्स आ रहे हैं और साथ में दोनों का इंटरसेक्शन भी लेना है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे 5/4 जो है वो 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा आपका पहला इंटीजर आएगा 2, फिर 3, 4 नहीं होगा क्योंकि 25/4 जो है 25/7 जो है वो 4 से छोटा है, ओनली 2 एंड 3। तो दोनों का इंटरसेक्शन अगर आप देखोगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो द आंसर इज ओनली 2 एंड 3। सिर्फ दो डिस्क्रीट पॉइंट ही आंसर में आएंगे। ठीक है, जल्दी से नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। बढ़े आगे। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। अब ये फिर थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ पॉइंट सीखने हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान समझिए। क्वेश्चन ये है, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए सभी लोग। इफ डोमेन ऑफ फंक्शन, if domain of function fx is 0 to 1 open on both side। ठीक है, क्या दिया हुआ है आपको, एक फंक्शन fx, उसकी डोमेन दिया हुआ है 0 to 1 ओपन ऑन बोथ साइड्स, ये दिया हुआ है।
देन आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देन फाइंड द डोमेन ऑफ, देन फाइंड द डोमेन ऑफ नंबर 1। पहला आपको डोमेन निकालना है f ऑफ 2 टाइम्स मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस 3, इसका आपको डोमेन निकालना है। दूसरा आपको डोमेन निकालना है f ऑफ e टू द पावर x प्लस f ऑफ ln ऑफ मॉड x। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि fx का डोमेन 0 to 1 है और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि देन फाइंड डोमेन ऑफ, इन इसका भी डोमेन बताना है और इसका भी डोमेन बताना है। तो एक काम करता हूं, मैं फर्स्ट वाला मैं करता हूं, सेकंड वाला आप मुझे करके आंसर बताइए। ठीक है, तो फर्स्ट वाला देखिएगा ध्यान से, पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लो, फर्स्ट वाला मैं करता हूं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि fx का डोमेन 0 to 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो f है ना, डोमेन का क्या मतलब होता है? डोमेन का मतलब होता है कि ये सिर्फ यही इनपुट को एक्सेप्ट करेगा। डोमेन का मतलब होता है कि x की वो वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन वेल डिफाइंड होगा, या x की वो वैल्यू जिसको फंक्शन एक्सेप्ट करेगा। तो fx का डोमेन अगर 0 to 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि f जो है वो सिर्फ 0 to 1 इनपुट को एक्सेप्ट करता है। 0 to 1 के अलावा अगर कुछ fx में आप डालोगे तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा। क्लियर? तो यहाँ पे अभी देखिए आपको जो डोमेन बताना है, फर्स्ट f ऑफ 2 मॉड x माइनस 1 माइनस 3, इसका डोमेन बताना है। तो आपने क्या रिस्ट्रिक्शन पढ़ा कि भाई f का डोमेन 0 to 1 है, मतलब f सिर्फ 0 से 1 के इनपुट को एक्सेप्ट करेगा, उसके अलावा कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला। तो यहाँ पे f का जो भी इनपुट है ये पूरा, ये सिर्फ 0 से 1 हो सकता है। अगर इसकी वैल्यू 0 से 1 के बाहर गई तो ये वाला जो f है वो उस इनपुट को एक्सेप्ट नहीं करने वाला। ठीक, तो इस फंक्शन के डिफाइन होने के लिए जो इनपुट है 2 मॉड x माइनस 1 माइनस 3, ये आपका 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। अगर ये 0 से 1 के बाहर गया तो ये f इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, फिर डिफाइन नहीं होगा। तो हमें इसको सॉल्व करना है भाई। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब 3 ऐड कर दीजिए तीनों साइड में। 3 ऐड करोगे तो ये आपके पास आया 2 मॉड ऑफ x माइनस 1, यहाँ पे क्या मिलेगा 4। अब 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड करोगे तो ये मिला 3/2, ये मिलेगा मॉड ऑफ x माइनस 1, यहाँ मिलेगा 2। अब देखिए एक बात याद करिए, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि जब कभी भी यहाँ पे स्क्वायर या मॉड दोनों साइड में पॉजिटिव नंबर से सराउंडेड है, दोनों साइड में पॉजिटिव नंबर से घिरा हुआ है, तो इसका आंसर लिखने के लिए आपको क्या करना है ना? इसका आंसर लिखने के लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी। जब दोनों साइड में मॉड या स्क्वायर पॉजिटिव से घिरा है तो मैंने आपको बताया था कि इसको आप ऐसे लिख लो, मॉड ऑफ x माइनस 1 बिलोंग्स टू 3/2 to 2, आप इसको ऐसे लिख डालो। ठीक है, अब अगर आप मॉड हटाते हो तो मॉड हटाओगे तो ये प्लस वाला तो इंटरवल रहेगा ही रहेगा, साथ में इतना ही माइनस वाला इंटरवल भी आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 1 बिलोंग्स टू, ये प्लस वाला तो देखो भाई 3/2 to 2 रहेगा ही रहेगा, इतना ही माइनस वाला भी आ जाएगा, मतलब ये -2 to -3/2 भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, इसका माइनस वाला भी आ जाएगा। आपको x चाहिए तो 1 को भेज दीजिए इधर, जब 1 को इधर भेजोगे तो ये 1 सब में ऐड होगा जाकर के, जब 1 सब में ऐड होगा तो इसमें ऐड हुआ तो कितना हो जाएगा -1, इसमें ऐड हुआ 1 तो कितना हो जाएगा -1/2, एंड यहाँ पे क्या आएगा देखो यूनियन, 1 यहाँ पे ऐड होगा तो कितना आएगा 5/2, और 1 यहाँ पे ऐड होगा तो कितना आएगा 3। सो फाइनली ये जो है ये होगा डोमेन ऑफ f ऑफ 2 मॉड x माइनस 1 माइनस 3। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, है ना? f का इनपुट हम देखते हैं कि वो 0 से 1 के बीच होना चाहिए। तो अब इन बातों को ध्यान में रखते हुए अब आप इस सेकेंड नंबर वाले को सॉल्व करके इसका डोमेन बताएंगे। सर -e to -1, -e to -1, ठीक है। आ रहा क्या आ रहा है? -e to -1, यस सर।
ठीक है, और किसी का? ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे हमको करना है इसका, तो यहाँ पे दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं, तो वही रूल अपनाएंगे भाई कि इसका डोमेन निकालते हैं, इसका डोमेन निकालते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। तो पहले हम लोग इधर दोनों का अलग अलग डोमेन निकालते हैं। चलो इसका निकालते हैं। यहाँ पे f का डोमेन 0 to 1 है, इसका मतलब f जो है वो सिर्फ 0 से 1 के इनपुट को एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसका मतलब f का इनपुट यहाँ पे e टू द पावर x है। ये e टू द पावर x जो है जब 0 से 1 के बीच में होगा तभी ये f उसको एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज वो f उसको रिजेक्ट कर देगा। अब देखिए इस इनइक्वालिटी का आंसर जो है ना वो आप चाहे ग्राफ से लिखो चाहे पावर को कंपेयर करके लिखो। पावर को कंपेयर करके लिखते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ग्राफ से भी हिला के समझ में आएगा। जैसे जीरो जो है वो कब आता है पता है? e की पावर माइनस इन्फिनिटी जब होता है तब जीरो आता है, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी में। क्यों? क्योंकि यू कैन चेक कि e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन e टू द पावर इन्फिनिटी, इट इज 1 अपॉन इन्फिनिटी, और तब जाके ये जीरो आता है। ठीक है, तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी में जीरो आता है, e टू द पावर x, और e टू द पावर जीरो जब करो तब जाके ये 1 आता है। तो अब हम अगर पावर कंपेयर करेंगे तो हमें पता चला कि जो हमारा x है वो माइनस इन्फिनिटी से जीरो के बीच में लाई करेगा। ये x हमारा माइनस इन्फिनिटी से जीरो के बीच में लाई करेगा। अब चलिए आते हैं इधर, इधर का तो निकल गया डोमेन, इधर पे आते हैं। तो इधर का डोमेन निकालना है तो फिर से वही कि f भाई 0 से 1 का ही इनपुट एक्सेप्ट करता है, उसके बाहर का नहीं। तो इसके डिफाइन होने के लिए f का इनपुट ln mod x जो है वो 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। देन लॉग हटाते हैं। लॉग हटाने का तरीका आपको वही है जो मैंने बेसिक मैथ बताया है, अभी भी कई बार आ चुका है। तो यहाँ पे लॉग हटाने का क्या तरीका देखिए, यहाँ पे ये बेस होता है, बेस क्या है e, और ये जो होती है ये पावर हुआ करती है। ठीक है, तो लॉग हटाते हैं बेस और पावर वाले रूल से। तो e टू द पावर जीरो, e टू द पावर जीरो कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे मॉड x रहेगा, लॉग हट गया, और ये बेस e टू द पावर 1 हो जाएगा e। तो इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, मॉड x जो है वो 1 to e में बिलोंग कर रहा है। तो अभी भी देखिए मैंने बताया कि जब कोई मॉड दोनों साइड में पॉजिटिव नंबर से घिरा हो, देखो ये मॉड दोनों साइड में पॉजिटिव नंबर से घिरा हो, तो इसका आंसर लिखने के लिए आप इसको लिखने का तरीका चेंज कर दो। आप इसको लिखो मॉड x बिलोंग्स टू 1 to e ऐसे। फिर क्या करोगे, अगर मॉड x 1 to e है तो x बिलोंग्स टू, ये तो रहेगा ही रहेगा, साथ में इतना ही निगेटिव भी आएगा। तो 1 to e तो रहना ही रहना है, साथ में इतना ही निगेटिव भी आना है। तो इतना ही निगेटिव जब करोगे तो आपको मिलेगा माइनस e टू माइनस 1, और ये यूनियन। तो अभी देखिए दोनों का डोमेन हम लोगों ने निकाल लिया अलग अलग, लेकिन दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं। तो इसमें रूल ये है कि हम दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन लेते हैं। तो जब दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन में ये बोल रहा माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, दैट मींस x इज नेगेटिव। तो x निगेटिव यहाँ पे अगर आप चूज करोगे तो आपको क्या दिख रहा है, माइनस e टू माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो आंसर आएगा देखो वो क्या आएगा, माइनस e टू माइनस 1, दैट इज द डोमेन। माइनस e टू माइनस 1, दैट इज द डोमेन। कोई डाउट है तो बोलिए। सर ग्राफ से भी बता दें। यहाँ पे इसको देख सकते हो, e टू द पावर x का ग्राफ कैसे होता है। e टू द पावर x का ग्राफ ये होता है, ये जीरो पे क्या होता है, 1 होता है। तो e टू द पावर x 0 से 1 के बीच में कब होता है, देखो 0 से बड़ा, 0 से बड़ा और 1 से छोटा, तो कब होता है, किस x के लिए, जब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 0 तक वेरी करे तो, है ना। जब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 0 वेरी करती है तब जाके आपका e की पावर x का ग्राफ, तो x आपका जो है तो क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू 0। ठीक है, ये ग्राफ से हो गया। और बताइए और कुछ। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रेंज। यहां से हम लोग डोमेन को करते हैं कंप्लीट, और यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, रेंज स्टार्ट करते हैं, रेंज। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, क्या स्टार्ट कर रहे हैं, रेंज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, रेडी हो, स्टार्ट किया जाए।
यस सर। यस सर। तो आपको मैंने फर्स्ट क्लास में, एकदम फर्स्ट क्लास में बताया था, यहाँ पे देखिए आपको मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में कि फंक्शन जो है वो एक मशीन या एक ऑपरेटर की तरीके से होता है जिसमें कुछ आप इनपुट डालते हो और इस इनपुट पे ये ऑपरेट करता है फंक्शन, और ऑपरेट करने के बाद वो आपको आउटपुट देता है। उस आउटपुट को हम लोग fx या y से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर मैंने बोला था कि जो भी इनपुट ये फंक्शन एक्सेप्ट करता है वो सब उस फंक्शन का डोमेन कहलाता है, और यहाँ पे जो भी आउटपुट आता है वो इस फंक्शन का रेंज कहलाता है, ठीक है। तो रेंज क्या है पता है? रेंज है ऑल पॉसिबल आउटकम्स या ऑल पॉसिबल आउटपुट्स ऑफ द फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डोमेन। ये लिखना बहुत जरूरी है, डोमेन के बारे में लिखना बहुत जरूरी है, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डोमेन लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो रेंज होता है वो डोमेन के ऊपर हैवीली डिपेंड करता है। इतना डिपेंड करता है कि आप ये समझ लो कि कई क्वेश्चन का रेंज निकालने के लिए आपको पहले उसका डोमेन निकालना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए जो रेंज है वो डोमेन के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। कई क्वेश्चन में रेंज निकालने के लिए इवन आपको पहले डोमेन निकालना पड़ता है, ठीक है। तो व्हाट इज रेंज? रेंज की डिफिनीशन देखिए, यहाँ पे आप अपनी कॉपी में रेंज की डिफिनीशन लिख लीजिए, सभी लोग ये बना लीजिए और रेंज की डिफिनीशन लिख लीजिए। रेंज होता है इट इज ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y, y मतलब आउटपुट, इट इज ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y, y की ऑल पॉसिबल वैल्यूज, अगेन जैसा मैं बोल रहा हूं, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ द फंक्शन, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो डोमेन के नीचे आप अंडरलाइन भी कर सकते हो, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ द फंक्शन। इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि जो रेंज है वो डोमेन के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, ठीक है। डोमेन के ऊपर ये रेंज बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। भाई मान लीजिए कि आपने इनपुट थोड़ा सा डाला, डोमेन थोड़ा सा डाला, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको रेंज भी थोड़ा सा मिलेगा। इनपुट ज्यादा डाला तो आपको उसके अकॉर्डिंगली रेंज भी ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसकी डिफिनीशन ध्यान रखेगा, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब अगला क्वेश्चन उठता है कि हम लोग रेंज को निकालें कैसे। डोमेन निकालने के लिए हमने रिस्ट्रिक्शंस पढ़े, उनका कॉम्बिनेशन पढ़ा, अब हम लोग रेंज कैसे निकालते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आप अगली हेडिंग में डाल लेना क्या, मेथड्स टू फाइंड रेंज, मेथड्स टू फाइंड रेंज, ठीक है। रेंज निकालने का मेथड हम लोग डिस्कस करते हैं। अब देखिए अगर आप कहीं बुक्स में पढ़ोगे, नोट्स में पढ़ोगे कहीं पे, तो आपको पता है रेंज निकालने का कोई मेथड नहीं मिलेगा, लेकिन जितना मैंने सॉल्व किया ऑन द बेसिस ऑफ माय एक्सपीरियंस, मैंने सारी चीजों को कुछ मेथड्स में डिवाइड कर दिया। अगर आप इन मेथड्स को ध्यान से पढ़ोगे तो आप रेंज को बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। एक और चीज मैं बता दूं कि जनरली स्टूडेंट्स को रेंज निकालना टफ लगता है डोमेन के कंपैरिजन में, ठीक है। डोमेन आसान लगता है, रेंज टफ लगता है, लेकिन अगर आप ये मेथड्स फॉलो करोगे जो मैं आपको बता रहा हूं तो आप रेंज को बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, ठीक। तो मेथड्स टू फाइंड रेंज में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मेथड नंबर 1। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, मेथड नंबर 1। अब ये रेंज निकालने का मेथड नंबर 1 क्या है, कैसे इसको यूज करते हैं, ठीक, वो देखिए। यही सबसे बेसिक मेथड है रेंज निकालने का, ये सबसे बेसिक मेथड है। अब इसको कैसे करते हैं वो सुनिए। इसके लिए कुछ स्टेप्स में आपको लिखाता हूं। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 ये है कि यू हैव टू एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है। स्टेप नंबर 1 क्या है, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। सबसे पहले आपको x को y के टर्म में एक्सप्रेस करना है। थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे रफ आइडिया आपको देता हूँ, हालांकि डिटेल में क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई फंक्शन है y इक्वल टू fx और आपको इसका रेंज निकालना, तो पहला स्टेप आप ये फॉलो करो कि x को y के टर्म में एक्सप्रेस करो। कुछ भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अरेंज करो,
बट आप किसी तरीके से x को y के टर्म में आप ले जाकर के एक्सप्रेस कर दो ऐसे, ठीक है। तो किसी तरीके से आप x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर दिए। जब आप इसको कर दिए ऐसा, तो अब आपके पास अगला आता है स्टेप नंबर 2, सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप ये है कि इंटरचेंज x एंड y, इंटरचेंज x एंड y, ठीक है। अब आपको क्या करना है, x और y को इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज का मतलब कि x की जगह पे y लिखना है और y की जगह पे x लिखना है। x की जगह पे y लिखना है, y की जगह पे x लिखना है। तो सेकंड स्टेप ये है कि इंटरचेंज x एंड y, ठीक है। अच्छा, ये जो स्टेप है ये आपका ऑप्शनल है, जरूरी नहीं कि आप इस स्टेप को करो, आप इस स्टेप को छोड़ भी सकते हो। इंटरचेंज x एंड y को आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है। चलिए लास्ट स्टेप, तीसरा स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप ये है कि डोमेन ऑफ द न्यू फंक्शन, डोमेन ऑफ द न्यू फंक्शन will be range of the original function. Domain of the new function will be range of the original function. ये ठीक है, डोमेन ऑफ द न्यू फंक्शन विल बी रेंज ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन, ठीक। अब इसका क्या मतलब हुआ ये समझिएगा। अगर आप इसका डोमेन निकालो, ये जो आपने स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 लगा के जो नया फंक्शन निकाला है, इसका अगर आप डोमेन निकाल दो, तो डोमेन का मतलब x की ऑल पॉसिबल वैल्यूज निकाल दो। तो एक्चुअल में ये x जो है वो क्या था, ये y था, जिसको आपने इंटरचेंज कर दिया है। इंटरचेंज x एंड y आपने कर दिया, देखिए आपने y की जगह पे x रख दिया है। तो अगर आप इस नए फंक्शन का डोमेन निकालते हो, दैट मीन्स आप नए फंक्शन में x की ऑल पॉसिबल वैल्यूज निकालते हो, तो वो बेसिकली x की नहीं, वो ओरिजिनल फंक्शन के y की वैल्यूज होंगी। और वो ओरिजिनल फंक्शन के y की वैल्यूज होंगी, इसका मतलब वो ओरिजिनल फंक्शन का रेंज रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये स्टेप लिखा कि डोमेन ऑफ द न्यू फंक्शन विल बी रेंज ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन। और इसका डोमेन कैसे निकालना है ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। हाँ, कभी कभी आप एक काम और करते हो, यहाँ पे और लगा के लिख लेते हैं। ये जरूरी नहीं कि कई बार आप इसमें पूरा डोमेन ही निकालो, कभी कभी आप सिर्फ कंडीशन लगा देते हो। कभी कभी आप लगा देते हो अप्लाई कंडीशन ऑफ डोमेन, कभी कभी आप सिर्फ डोमेन की कंडीशन लगा देते हो। अब ये डोमेन की कंडीशन कैसे लगाते हो ये मैं क्वेश्चन में दिखाऊंगा। तो कभी कभी आप सिर्फ डोमेन की कंडीशन लगा देते हो, जिस मतलब डोमेन की मतलब जैसे इस x की कंडीशन लगा दिए, तो जब x की कंडीशन लगा दिए तो आपको y की वैल्यूज फिर से मिल जाएगी, और ये y की जो वैल्यूज होगी वही आपके ओरिजिनल फंक्शन का रेंज रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो अच्छे से देख लीजिए। इस स्टेप में अभी कोई डाउट है तो बताइए, अगर थोड़ा बहुत डाउट है तो वेट करिए, क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। अपनी कॉपी में जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो इसकी जो x की वैल्यूज होगी वो बेसिकली ओरिजिनल फंक्शन के y की वैल्यू होगी, क्योंकि आपने x और y को इंटरचेंज कर दिया था। तो इसकी जो x की वैल्यू होगी वो इसके y की वैल्यू होगी। इसका मतलब इसका जो डोमेन होगा वो इस ओरिजिनल फंक्शन का रेंज रिप्रेजेंट करेगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम इस पे क्वेश्चन करते हैं। ये मेथड 1 है, ये बेसिक मेथड है, और हम इस पे क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जो मैं आपको करके दिखाता हूँ, इसको मैं ही करूंगा, ठीक है। और इसको आप फिर से सुनिएगा ध्यान से, बहुत सारी चीजें आपको सीखनी है। जैसे क्वेश्चन है कि फाइंड रेंज ऑफ y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 अपॉन 3x माइनस 2, ठीक है। आपको रेंज निकालना है y इक्वल टू 2x माइनस 1 अपॉन 3x माइनस 2, इसका रेंज आपको निकालना है, ठीक। अब देखिए भाई, आप अपने कॉपी में स्टेप देखते चलिए। स्टेप नंबर 1 पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। अब इधर देखिए सब लोग, x को y के टर्म में अगर एक्सप्रेस करना है तो पहले आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपके पास आएगा, देखिए 3xy माइनस 2y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। अब अगर आप x को y के टर्म में एक्सप्रेस करना चाहते हो, x को y के टर्म में,
तो पता सारा x वाला टर्म एक साथ कलेक्ट कर लो, सारा जितना भर x का टर्म है उसको एक साथ कलेक्ट कर लो। तो इसको आप एक साथ कलेक्ट कर लीजिए। तो जब इसको एक साथ कलेक्ट करोगे तो x कॉमन आ जाएगा और अंदर आपके पास बचेगा 3y माइनस 2। इस 2y को आप भेज दो दूसरी साइड में, तो 2y को जब दूसरी साइड में भेजोगे तो आपके पास इधर क्या आएगा 2y माइनस 1। तो अभी देखिए हमने x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर लिया 2y माइनस 1 अपॉन 3y माइनस 2। स्टेप नंबर 1 कंप्लीटेड। स्टेप नंबर 2 ये था कि इंटरचेंज x एंड y, x और y को इंटरचेंज करना था, लेकिन मैंने बोला ये ऑप्शनल स्टेप है, ये जरूरी नहीं कि आप इसको करो। आप सीधे स्टेप नंबर 3 पे आइए, आप सीधे इस पे डोमेन की कंडीशन लगा दो या आप सीधे इसका डोमेन निकाल दो। तो इसका डोमेन क्या होगा भाई बताइए, इसका डोमेन ये जो लिखा हुआ ये वाला, इसमें एक ही रिस्ट्रिक्शन है और वो रिस्ट्रिक्शन है कौन सी, डिनोमिनेटर की। और डिनोमिनेटर का रिस्ट्रिक्शन क्या बोलता है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 करोगे, y नॉट इक्वल टू 2/3 आ रहा है। तो फाइनली हमें रेंज पता चल गया, y की जो वैल्यू आएगी वही रेंज होती है। तो y की वैल्यू 2/3 नहीं हो सकती, बाकी सब कुछ हो सकती है। तो इसका रेंज हो गया ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2/3, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2/3। समझ में आया सबको? कोई डाउट है तो बोलिए। नो सर। अच्छा, अब एक बात सुनिए मेरी, शॉर्टकट। जैसे अगर y इक्वल टू लीनियर अपॉन लीनियर आपको मिले, y इक्वल टू सम लीनियर अपॉन लीनियर, है ना, तो आप इतना लंबा कैलकुलेशन मत करिएगा, सीधे शॉर्ट में मैं आपको बताता हूं इसकी रेंज में ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ये x के कोफिशिएंट का रेशियो आ जाएगा। x का कोफिशिएंट का रेशियो देखो तो कितना है 2/3, 2/3। तो सीधे देख करके आप बता सकते हो कि इसका रेंज होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2/3, बस सीधा आंसर। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे कि y इक्वल टू लिखा है 3x प्लस 1 अपॉन 4x माइनस 1, आप इसका रेंज डायरेक्ट बता सकते हो बिना प्रोसेस के कि ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3/4, ऐसे सीधे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, आपका कैलकुलेशन बचाएगा, आपको काफी हेल्प करेगा। इस तरीके के फंक्शन की डायरेक्ट रेंज आपको पता होनी चाहिए। ओके, अगर आपको ये समझ में आया तो अब जरा अगला क्वेश्चन करिए। आपको रेंज बताना है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। जल्दी जल्दी करिए फटाफट। ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3/5। अरे ये पिछली कैटेगरी का थोड़ी है, लीनियर बाय लीनियर आपको दिख रहा है क्या है ये? देखो क्या ये लीनियर बाय लीनियर दिख रहा है? ये लीनियर बाय लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक है ऊपर नीचे। ये रूल, ये शॉर्टकट सिर्फ लीनियर बाय लीनियर में लगता है। तो चलिए एक काम करते हैं, देखिए ऊपर फैक्टराइज हो रहा है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, और नीचे भी फैक्टराइज हो रहा है x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ये अब देखो भाई, x माइनस 2 को हम ऊपर नीचे से कट करते हैं, लेकिन कट तभी करोगे जब आप साइड में लिखोगे कि x नॉट इक्वल टू 2, तब जाकर के आप इसको कट करोगे। ये ध्यान रखना, अगर आप ये नहीं लिखते हो तो आप इसको कट नहीं कर सकते हो। उसका रीजन ये है कि जरा मान लीजिए 1 मिनट के लिए आप सोचिए कि मैंने ये नहीं लिखा। अगर मैंने ये नहीं लिखा तो इसका मतलब हुआ कि आप इसमें x इक्वल टू 2 पुट कर सकते हो। x इक्वल टू 2 के लिए तो ये वाला तो वेल डिफाइंड है ना, ये वाला जो लिखा हुआ है इसमें आप x इक्वल टू 2, इसका मतलब आप पुट कर सकते हो 2 माइनस 1 1 अपॉन 2 माइनस 3 माइनस 1। लेकिन ऐसा नहीं है, आप x इक्वल टू 2 नहीं पुट करोगे। क्यों नहीं पुट करोगे? क्योंकि x इक्वल टू 2 ओरिजिनल फंक्शन की डोमेन में ही नहीं आ रहा है। इस फंक्शन की डोमेन में ही x इक्वल टू 2 नहीं आ रहा है। ये देखो यहाँ पे x इक्वल टू 2 डोमेन में नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पे x इक्वल टू 2 बिल्कुल नहीं पुट कर सकते हो। यहाँ पे मिस्टेक ये हो रही थी कि अगर आप ऐसे आंख बंद करके कट कर दोगे तो ये वाला फिर प्रिकॉशन आपसे मिस हो जाएगा। तो इसलिए आप साइड में लिख दीजिए कि x नॉट इक्वल टू 2, तब जाके आप इसको कैंसिल करोगे। और वैसे भी कैंसिल होने के लिए आपको क्या होना है कि ये आपका नॉन जीरो होना चाहिए, तभी कैंसिल होता है ये दोनों, है ना, मतलब x नॉट इक्वल टू 2। अच्छा चलिए अब ठीक है,
अब अगर आपने इस कंडीशन के अंदर इसको कैंसिल कर दिया तो अब ये बचा आपके पास लीनियर बाय लीनियर, और लीनियर बाय लीनियर में तो आपको पता है कि इसका रेंज निकालने का रूल होता है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, इनका जो रेशियो लोगे तो 1 आएगा। अच्छा, वन मोर थिंग कि सिंस x नॉट इक्वल टू 2 है, इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 2 इसमें पुट करने पे जो वैल्यू आ रही है वो भी आपको नहीं लेना है, क्योंकि इसमें आप x इक्वल टू 2 पुट कर नहीं सकते। अभी जो आंसर आपने लिखा उसमें आपने सारा काउंट किया, उसमें आपने माना कि आप x इक्वल टू 2 पुट कर रहे हो, लेकिन एक्चुअल में आप x इक्वल टू 2 पुट नहीं कर सकते हो। x इक्वल टू 2 पुट करने पे जो y की वैल्यू आएगी उसको भी हटाना पड़ेगा। x इक्वल टू 2 पुट करने पे कितना आ रहा था, देखो 2 - 1 1 अपॉन -1 मतलब -1 आ रहा था ये, तो इसको भी हटाइए बिकॉज x2 नहीं हो सकता। तो फाइनली इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 and 1, सो दैट इज द आंसर। अभी बताइए समझ में आया कि नहीं आया? यस सर।